Hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam PCS, and in this video we'll discuss about a program, Quality Enrichment Program for 69th BPSC Mains 2023. ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन होगा. ठीक है, आज से the one of important theme of this program is the thematic discussions on 50 प्लस मेजर टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर 69 बीपीएससी मेंस. और ये 50 प्लस पे लिमिट नहीं रहेगा. ठीक है, 50 प्लस एक रेफरेंस मार्क लिख दिया गया है और ये डिस्कशन अल्टरनेट डेज पे होंगे. ठीक, अल्टरनेट डेज पे होंगे, बट आज का जो डिस्कशन होगा ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसलिए हमारा एक डिस्कशन कल भी होगा और परसों भी होगा, तो ये अल्टरनेट डेज वाला कवर कर लिया जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज आवर 69 बीपीएससी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, विल डिस्कस इन डिटेल दैट थिंग ऑल्सो. सो इस प्रोग्राम का दो इंपॉर्टेंट फीचर है. वन इज कंप्लीट कोर्स कवरेज थ्रू दीज थीमेटिक डिस्कशंस. ठीक है, थीमेटिक डिस्कशन 1.5 घंटे 2 घंटे के अप्रॉक्स एक डिस्कशन होगा. ठीक है, और क्या है, एक किसका जो टेस्ट सीरीज मॉड्यूल है. टेस्ट सीरीज मॉड्यूल किस तरह से है, पहले टेस्ट सीरीज मॉड्यूल के बारे में ही डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो इन द टेस्ट सीरीज ऑफ कलाम पीसीएस फॉर 69th बीपीएससी मेंस यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो आपका 3 जो है सेक्शनल टेस्ट रखा गया है, बेसिकली सेक्शनल नहीं है. ठीक है, और जो है 6 जो आपका फुल लेंथ टेस्ट रखा गया है. और ये जो 3 सेक्शनल टेस्ट हैं ये बेसिकली आपका फुल लेंथ टेस्ट की तरह होगा, बट हेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे आपको लिखने हैं जितना आप बीपीएससी मेंस में लिखेंगे. लेकिन क्या डिफरेंस है, हेयर आपको जो है ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. जो बीपीएससी में ऑप्शंस मिलते हैं टू चूज, ठीक है, इनमें से 2 में से एक लिख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. आपको जितना दिया जाएगा उतना लिखना ही है. ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है ये रेप्लिका होगा. दिस फुल लेंथ टेस्ट विल बी रेप्लिका ऑफ योर 69th जो बीपीएससी का पेपर आएगा उसी का. ठीक है, उसी मॉडल पे बनाया जाएगा. तो ये हमारा टेस्ट मॉडल है. ठीक है, ये जो 6 टेस्ट हैं फुल लेंथ, यानी 2-2 टेस्ट हर एक पेपर के, 2 फॉर जीएस पेपर 1, 2 फॉर जीएस पेपर 2 एंड 2 फॉर एसए. ठीक है, तो ये तो हमारा टेस्ट मॉड्यूल हो गया. ठीक है, वेयर एज थीम बेस्ड डिस्कशन ऑन 50 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए जाएंगे, इसमें थीम्स डिस्कस की जाएंगी. और ये जो 3 दिन 3 डेज इन अ वीक डिस्कशन होगा, अल्टरनेट डेज पे है. ठीक है, तो 3 दिन में जो डिस्कशन होंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये इसी डिस्कशंस पे बेस्ड होंगे. ठीक है, इसी डिस्कशन पे बेस्ड होंगे. तो ये है पूरा, ताकि आप लोगों की कोई संशय या शंका ना रहे. ठीक है, तो बाकी दूसरी चीज क्या है, 5 इयर्स पीवाईक्यू डिस्कशंस होंगे. 5 साल का पीवाईक्यू डिस्कशन क्यों रखा गया, ठीक है, क्योंकि अभी अगर देखें ना जो करंट सिनेरियो है जो बीपीएससी का, तो 68th का एक बेंचमार्क ईयर जो 68th को हम ले लें तो दैट विल बी मोर देन सफाइस. और हमने पहले भी पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अगर 68 में थोड़ी सी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, तो 67th को हम बेंचमार्क ले सकते हैं, क्योंकि 67th में जो अर्लियर पेपर आता था उसी लाइन पे था. ठीक है, उसी लाइन पे था, कोई चेंजेस नहीं था. ठीक है, तो 67 68 डिस्कस कर लेंगे, उनको एक बेंचमार्क बना सकते थे. लेकिन 62nd से हम डिस्कस करेंगे, ताकि कोई चीजें अगर यहां से आपकी कवर होती हैं तो वो छूटे ना. तो 62nd टिल 68th इसका क्या होगा, ये पीवाईक्यूज डिस्कशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे ये यूट्यूब चैनल पे. दिस थीमेटिक डिस्कशन विल नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ वीडियोस पब्लिक की जाएंगी, कुछ नहीं की जाएंगी. ठीक है, कुछ पब्लिक की जाएंगी, कुछ नहीं की जाएंगी. ठीक है, तो ये रहा हमारा पीवाईक्यू डिस्कशन का मॉड्यूल. तीसरी चीज है बुकलेट ऑन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एसए. तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए ऑलरेडी बुकलेट प्रिपेयर्ड थी फॉर 67th, वो अपडेट की गई फॉर 68 बीपीएससी. तो ये 3rd एडिशन होगा, थोड़ी सी अपडेशन है, इट विल टेक 10 डेज. ठीक है, एंड अपडेटेड पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट 10 दिनों में. ठीक है, वेयर एज फॉर एसए इट विल टेक लाइक 20 डेज. ठीक है, तो एसए के लिए 20 दिन के आसपास लगेंगे. ठीक है, तो आपको इसके लिए किसके लिए GS1 और GS2 की बुकलेट 10 दिन में प्रोवाइड कर दी जाएगी. आंसर कॉपी इवेल्युएशन की बात करें तो ये 5 दिन के अंदर, विद इन 5 वर्किंग डेज आंसर कॉपी इवेल्युएट की जाएगी. एक नया फीचर जो इस प्रोग्राम का है, दैट इज फेस टू फेस डिस्कशन. क्या है फेस टू फेस डिस्कशन, उसको भी देखते हैं. फेस टू फेस डिस्कशन क्या है, व्हाट इज F2F ऑफ कलाम पीसीएस. तो हियर इन F2F व्हाट विल डू इज कि आपने कॉपी लिखा, ठीक है, तो इवेल्युएटर तो इवेल्युएट करता है ना कि क्या गलतियां हैं, इवेल्युएट कर दिया, कुछ 2-4 रिमार्क्स लिख दिए, हो गया. बट इन कलाम पीसीएस इवेल्युएशन व्हाट यू विल गेट स्पेशल फीचर और स्पेशल थिंग इज F2F.
तो F2F में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हेयर इन F2F जैसे आप हैं स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे है इवैल्यूएटर, आपको किसी मीडियम से कनेक्ट करवाया जाएगा एंड आपकी कॉपी ऑनलाइन इवेल्युएट होगी इन फ्रंट ऑफ द इवेल्युएटर। क्या रिमार्क्स देना है, कहाँ पे गलतियां हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस होंगी विद द इवेल्युएटर। तो ये है स्पेशल प्रोग्राम ऑफ कलाम पीसीएस, जो है आपका क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम। कब तक चलेगा, तो 15 तारीख से आपका सेक्शनल टेस्ट पहला स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से, और 3 दिसंबर तक चलेगा, 3 दिसंबर तक। तो ये पूरा है आपका प्रोग्राम, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग होगी 11 AM to 2 PM। फी जस्ट नॉमिनल है 2999 रुपीज, और यू कैन से द 3000 रुपीज, ठीक है। तो बहुत नॉमिनल फी है, और आज से डिस्कशन स्टार्ट होने वाला था, दैट इज 10th अक्टूबर, बट इन दिस सेशन और इन दिस वीडियो विल डिस्कस द की फीचर्स प्लस जो PYQ पूछे गए हैं 67th और 68th में, ठीक है, कि क्या इन्फरेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम 68 BPSC, क्योंकि 7th से 8th में काफी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। इन्फरेंसेस दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम 68 BPSC, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर आर 69 BPSC मेंस। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो PYQs वीडियो में डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है। बस यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस का तरीका क्या है, क्या अभी भी दोज क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बाय BPSC इज स्टिल अलाइंड विद द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या पूछना चाहता है BPSC, कहां तक पूछ सकता है आपसे, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो सकती है BPSC की। तो सारी चीजों की, जैसे आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से ही स्टार्ट करते हैं। सो सिलेबस को पहले देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस का जो आपका GS पेपर 1 है, यहाँ पे हम GS पेपर 1 ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो GS पेपर 1 में आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें वन ऑफ द पार्ट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। तो 2 चीजें हैं, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, ठीक है। तो आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह 68 में दिख गया था, ईस्टर्न इंडिया में जो है एंशिएंट केव डेवलपमेंट दिख गया था, तो वो कल्चर का ही पार्ट है। तो कल्चर का थोड़ा सा होराइजन BPSC ने चेंज किया है। कल्चर से क्वेश्चन अब तक कहां से पूछे जा रहे थे, पाला, पटना, कलम और मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये 3 इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, 3 टॉपिक्स जो हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। पटना कलम से पेंटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था 68 BPSC में पटना कलम पे, लेकिन जो उसका वेटेज था वो कितने का था, 7 नंबर का था, 7 नंबर का था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया आर्ट एंड कल्चर से, वो डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, ये कितने नंबर का था, 8 नंबर का। इससे पहले कितने 38 मार्क के क्वेश्चन आते थे। जो तीसरा क्वेश्चन था वो डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में पूछा गया, ये 38 मार्क का क्वेश्चन था। तो टोटल कितना हुआ, 38 + 15 15 8 कितना हो गया, 8 5 13 के 3 4 5 53 मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछा गया 68 BPSC में, ठीक है। ये था वेटेज आर्ट एंड कल्चर का इन 68 BPSC। वेयर एज इससे पहले देखें तो अराउंड 38 + 38 मार्क के आसपास जो है, सॉरी एक ही क्वेश्चन 38 के बाद, तो वेटेज लगभग उतना ही है। 2 क्वेश्चन आते थे, एक करना होता था, तो नंबर ऑफ जो आपका वो नंबर कैरी करता था वो इससे कम ही करता था, ठीक है, मतलब इतना ही करता था। 38 पे पूछा जाता था, तो इसमें से भी आपके पास ऑप्शन था ना कि 1 या 2 कर सकते थे, ठीक है। तो वही है, लगभग 50 के आसपास आर्ट एंड कल्चर का वेटेज अभी भी है, ठीक है। चलिए, तो आर्ट एंड कल्चर की बात ये हो गई। तो आर्ट एंड कल्चर का होराइजन जो है चेंज हुआ है, ठीक है। अभी ईस्टर्न केव आर्किटेक्चर पे पूछने लगा, ठीक है, और क्या, तो केव आर्किटेक्चर आप क्या है, तो यहाँ पे BPSC ने क्या है, एक रीजनिंग लगाई, वी कैन से रीजनिंग लगाई। अभी ईस्टर्न केव आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया क्या है, तो आपको जब ईस्टर्न केव आर्किटेक्चर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ओडिशा में मिलेगा, प्लस आपके जो है मगधा वाले रीजन में मिलेगा, कौन सा, बाराबोर और नागार्जुनी केव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ही क्वेश्चन था ये, ठीक है, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, ठीक है। वहीं टेम्पल आर्किटेक्चर वाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर। लेकिन एक इन्फ्रेंस हम भी तब भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में पूछा तो जो पाला टेम्पल आर्किटेक्चर है, पाला उसमें, तो पालास को तो काउंट ही कर सकते हैं ना, पालास का भी तो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, मौर्यंस में नहीं है लेकिन पालास में है, लेकिन हमको पूरा लिखना था,
ठीक है, तो थोड़ा सा ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर ब्रॉड एक सिलेबस है, विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो बिहार में स्पेशल रेफरेंस आपको देना था अगर ये टेम्पल आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन पे, अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसा था। तो पालास को वन ऑफ द एग्जाम्पल वी कैन मेंशन, ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार वो हो जाता तो सिलेबस तो कवर ही है। फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो 1850 के बाद वाले ही होंगे, ये ध्यान देना है आपको कि कहां तक हमको पढ़ना है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे 1850s के बाद के ही होंगे, आर्ट एंड कल्चर का पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन जो पुराना टॉपिक है वो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल, वुमेन, जो भी है सारी चीजें आ सकती हैं। टेक्निकल तो वेस्टर्न एजुकेशन दिया तो इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट जो है सब हेडिंग है बीपीएससी के सिलेबस में, तो आपको टेक्निकल एजुकेशन जो है एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ढंग से तैयार करना है, ठीक है। नाउ इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार्स रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो बिहार का जो इंपॉर्टेंट रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में वो दो फेजेस में, एक तो ट्राइबल वाला है ही जिसमें संथाल और बिरसा मूवमेंट पूछा जाता है बार बार, ठीक है, वो तो है ही। दूसरा चीज जो है वो क्या है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है और खिलाफत मूवमेंट है, जिसको एनसीएम में काउंट कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस विल रिलेट टू द संथाल अपराइजिंग 1857 इन बिहार, 1855 टू कर सकते हैं, ठीक है, और बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। नॉलेज ऑफ द chief feature of Mauryan, Pala and Patna column painting will be expected from the examinee that students who are going to write the mains, ठीक है। तो जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनसे इनका भी नॉलेज एक्सपेक्टेड किया जाता है बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी, ठीक है, तो इसका भी नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है। चलिए, तो ये तो हमारा एक ब्रीफ सिलेबस रहा, हमने सिलेबस देख लिया। अभी क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए। हमने देख लिया कि आर्ट एंड कल्चर में थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं, तो ये पहले 67th के क्वेश्चंस को एक नजर में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या फैक्टर्स रहे होंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आपको 38 मार्क्स में इसको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो क्या है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हल्का हल्का ब्रीफ में देखते हुए चलते हैं। बाकी जब पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन वेरी मच डिटेल, ठीक है। हियर विल ब्रीफली analyze this question that how we can answer this question, right? So let's begin with our introduction. So in introduction what we can do is, क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस, संक्षिप्त में इंट्रोड्यूस कीजिए द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज एन prominent political organization in India, as an prominent political organization in India ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन कुछ फ्रेम कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में क्या है, तो पहला, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसको भी, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए, इसको भी हम एक कीवर्ड लेके जो है आपका इंट्रोड्यूस, इससे भी इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी पार्ट में फैक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो डिजायर फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है सेपरेट था बाय एजुकेटेड इंडियंस या मिडिल क्लास जिनको कह सकते हो, ठीक है, मिडिल क्लास इंडियंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड एक्सेट्रा, एग्जांपल में कोट कर सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट लाइक ब्रह्मो समाज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, जो फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी आप मेंशन कर सकते हो बिफोर कांग्रेस, जो पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके नाम we can put here, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो भी जाके यहाँ से पढ़ रहा था या कुछ जा रहा था न्यूज़पेपर्स के थ्रू, दे वर गेटिंग अवेयर्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो वो भी, इनकी भी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। तो ये कुछ है। बाकी सेफ्टी वॉल थ्योरी वाला भी एक पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट क्या थी, जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। तो डिस्कस द ब्रिटिश पॉलिसी एंड एटीट्यूड टुवर्ड
अर्ली नेशनलिस्ट। तो ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, ये इसको हेडिंग की तरह आप यूज कर सकते हो। तो क्या था ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट? तो सप्रेशन वाज द वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चालू हुए थे। यूज ऑफ डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी ऑफ पॉलिसी, इफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडियन वॉइसेस इन गवर्नेंस। तो वही आपको पता है ना कि जब वुड्स डिस्पैच या उससे पहले का एक्ट देखेंगे तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सॉरी मॉर्ले मिंटो कह रहे हैं, मैकुले मिनट की बात करें तो मैकुले मिनट क्या कहता है? मैकुले मिनट जो है डाउनवर्ड जो है उसका जो अप्रोच होता है कि क्या एजुकेट ओनली हैंडफुल ऑफ इंडियंस सो दैट दे कुड बी यूज्ड एज एन क्लर्क्स और एक्सेट्रा, ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर में एक जो उसकी तरह काम कर सकें, कैटलिस्ट की तरह ना काम करें, बल्कि एक उनकी जो इनकी आवश्यकताएं हैं बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं, बस उतना ही पढ़ाना है, उससे ज्यादा इसेंशियलिटी के अलावा दे डोंट वांट टू एजुकेट द इंडियंस। ठीक है, तो आप जब मैकुले मिनट पढ़ेंगे तो मैकुले मिनट वाज टोटली इन फेवर ऑफ कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, यू कैन से। उस समय कंपनी थी 1835, ठीक है 1835 मैकुले मिनट, या 1813 का जो एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपवर्ड थी, ठीक है, कि ऊपर से जो है नीचे तक धीरे धीरे ले आना है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब वुड डिस्पैच आता है तो थोड़ी सी चीजें सही होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका मैकुले मिनट है उसमें इंग्लिश एज एन मीडियम को प्रीफर किया गया था, हिंदी कहीं वर्नाकुलर का यूज नहीं कर सकते थे एजुकेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन मैकुले मिनट में ये सारी चीजें चेंज की गई। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे इन्होंने वर्नाकुलर का वो किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। रिप्रेसिव लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज एक्सेट्रा, लाइक वेरियस प्रेस एक्ट्स थे, या जो है जो गैदरिंग एक्ट था, मार्शल लॉ था, ये सारी चीजें वन बाय वन यू कैन कोट एज एन एग्जांपल। ठीक है, और दूसरा कंक्लूड कैसे करेंगे, तो जो हमने ऊपर लिखा कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन इज नथिंग बट व्हाट वी हैव रिटन। ठीक है, जो हमने किया है उसका एक संक्षिप्त विवरण, ठीक है, समरी हमारा कंक्लूजन होता है। तो इन कंक्लूजन यू कैन समराइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द अर्ली नेशनलिस्ट एंड व्हाट रोल और व्हाट वाज द गेन ऑफ कांग्रेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम ऑफ द कंट्री यू कैन मेंशन इन योर कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। तो अभी हमने जो सिलेबस में देखा, आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे मैच कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन पे था, पहला क्वेश्चन क्या था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1850 के बाद का 1857 है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। अच्छा, वाइल राइटिंग आंसर्स आपको, जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं या बिहार में कुछ हुआ उसको आप मेंशन करना नहीं भूलेंगे, ये एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो क्वेश्चन में वो साफ साफ झलक नहीं रहा है, लेकिन एज एन एग्जांपल इफ यू विल कोट द एग्जांपल्स ऑफ बिहार, एक एक्स्ट्रा एज, ये एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आपके आंसर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन टेक्निकल एजुकेशन पे, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन के एक्सपेंशन इन बिहार में पूछा गया है बिटवीन 1857 टू 1947। ठीक है, तो 1857, तो आपको यहाँ पे मैकुले मिनट एंड इससे पहले एक्ट ऑफ 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसमें 1 लाख रुपए का ग्रांट की बात की गई थी, इसके बाद की जो डेवलपमेंट्स है, यानी कहां से स्टार्ट करेंगे, वुड्स डिस्पैच से स्टार्ट करेंगे, इनको नहीं करना है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है, यहां से हमको अपना आंसर फ्रेम करना है। इसके बाद में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वुड डिस्पैच या उससे पहले थोड़ा सा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 1850, यानी जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट 1850 सही करेंगे, 1854 या जो भी रहा हो, ठीक है, यही है ना टाइम फ्रेम वुड डिस्पैच का। तो यहां से आपका आंसर फ्रेम होगा, सेटलर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, जितने भी आए, ठीक है, वो सारी चीजें 1 बाय 1 करेंगे। अच्छा, इसमें हम वर्धा कमेटी का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि वर्धा कमेटी का जो है रोल वेस्टर्न एजुकेशन तो है नहीं ना, वो वेस्टर्न एजुकेशन को उतना प्रमोट नहीं करता। अगर एक आध पॉइंट है तो यू कैन मेंशन। ठीक है, तो ये रहा। तो इसमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1857 टू 1947, emphasizing the importance of education as a tool for social and economic progress।
या इस तरह से लिख सकते हैं, या ब्रिटिश पॉलिसी कितनी रिप्रेसिव थी शुरू में और बाद में क्या क्या चेंजेस हुए उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली फेज इनको क्वेश्चंस को हम तोड़ सकते हैं, जितना आप ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा वो थोड़ा सा क्या होगा, रिप्रेजेंटेबल होगा। तो इसको 3 फेजेस में हम जनरली लिख सकते हैं। तो अर्ली फेज 1857 टू 1900 या 1850s लिखिए, ज्यादा बेटर होगा, 1850s टू 1900। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन द लिमिटेड एक्सेस टू वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इस समय तो लिमिटेड एक्सेस ही था, दो वुड डिस्पैच हैज सजेस्टेड सम ऑफ द रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल, वुमेन, टीचर्स ट्रेनिंग, गर्ल्स एजुकेशन, इन सब पे बात किया था वुड डिस्पैच ने, विमेन्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह सारे हेड्स पे बात किया था। लेकिन ये तो शुरुआत हुई थी ना, दिस वाज द इनिशियल फेज व्हेन डेवलपमेंट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, तो डेवलपमेंट हो तो नहीं गई थी ना। तो एक्सप्लेन द लिमिटेड एक्सेस टू वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, पहला तो ये है। मेंशन द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज दैट फोकस्ड ऑन लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। ठीक है, कि वो जो है क्लर्क्स या वैसे अपने सबऑर्डिनेट्स बनाना चाहते थे, कि इसमें आप एक आध एग्जांपल जो है उस समय की जो सर्विसेज थी उन पे भी कोट कर सकते थे कि इंडियंस का जो है, इंडियन को उतने एक्सेस अलाउड नहीं थे। ठीक है, अगर एग्जांपल में वुड डिस्पैच 1854 का, विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बट हैड लिमिटेड इंपैक्ट इन बिहार। ठीक है, तो बिहार की बात कर सकते हैं, वहां पे बिहार में इस समय जो एक दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हों उनके नाम आप एज एन एग्जांपल में कोट कर सकते हैं। नाउ सेकंड हेडिंग में हम ग्रोथ फेज की बात कर लेंगे 1900 टू 1947। ठीक है, सेकंड हेडिंग में डिस्कस द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे मिशनरीज की भी बात करेंगे हम। ठीक है, मिशनरीज को आपको छोड़ना नहीं है, मिशनरीज का रोल काफी अच्छा खासा रहा है और इसकी लिगेसी भी आप ट्रैक कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो लिगेसी कैसे, जो मिशन स्कूल्स हैं यहाँ पे, जो आईसीएससी बोर्ड्स है यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इनको आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल कोट कर सकते हो, अगर मतलब पॉजिटिव साइड में जब आप डिस्कस करोगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है। हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनिशिएटिव्स इन बिहार ड्यूरिंग दिस टाइम, एग्जांपल में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी in 1917 which contributed significantly to higher education in Bihar, और एक दो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का नाम भी हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एजुकेशन, मेंशन एनी एजुकेशनल रिफॉर्म और पॉलिसीज दैट एम एट एक्सपेंडिंग एक्सेस टू वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच से बढ़िया ऑप्शंस आपके पास क्या ही होगा। ठीक है, एग्जांपल मॉन्टेग्यू रिफॉर्म 1919 विच एम एट इंप्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात हम कर सकते हैं। ठीक है, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी ये दूसरे वाले फेज का है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो आप मॉन्टेग्यू रिफॉर्म के बाद जो नया सैडलर कमीशन यूनिवर्सिटी आयोग आया उसकी बात कर सकते हैं। इंपैक्ट ऑन सोसाइटी कैसा हुआ, दो क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन आपको 38 मार्क्स में आंसर करना है। इंपैक्ट ऑन सोसाइटी पूछा नहीं गया लेकिन 38 मार्क्स में लिखना है, तो ये लिखना गलत नहीं होगा। तो एक्सप्लेन हाउ द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इंपैक्टेड द सोसाइटी इन बिहार। ठीक है, प्रोवाइड डेटा और स्टैटिक्स ऑन इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड की जाएंगी। ये मत सोचिए कि यहाँ पे बस बताया जा रहा है, तो ये नहीं, क्या लिटरेसी रेट था बिफोर 35, बिफोर 54, बिफोर जो है आपका 80s, जो आपका सैडलर कमीशन आया उसके बाद में, तो सारे जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके नोट्स तैयार किए जाएंगे ताकि आपका जो एग्जामिनेशन में जो मटेरियल है, जो आपको कंटेंट चाहिए फॉर बिहार ऑन टेक्निकल एंड वेस्टर्न एजुकेशन, वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये चीजों के लिए बिल्कुल वो न रहे। एनरोलमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और द इमरजेंस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, तो ये सारी चीजों को 1 by 1 वी कैन एक्सप्लेन हियर। एग्जांपल डेटा शोइंग द राइज इन लिटरेसी रेट्स एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो एक बात जो है क्या था, कितने इंस्टीट्यूशंस थे, कितने बढ़ गए, क्योंकि बिहार हमेशा से एक सेक्लूडेड रीजन रहा है ना। अगर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ज्यादातर कहाँ पे हुई हैं, वो कलकत्ता में हो रही थी। उस जितने भी बढ़िया टेक्निकल या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज आ रहे थे वो कलकत्ता में आ रहे थे, बिहार एक सेक्लूजन में जी रहा था। ठीक है, 1917 से पहले तो जो एफिलिएशन भी था वो जो शुरू में पटना कॉलेज खुला या जो पटना यूनिवर्सिटी खुली, उससे पहले जो कॉलेजेस थे वो किससे एफिलिएटेड थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। बाद में 17 में जब जो है पटना यूनिवर्सिटी आई, उसके बाद एफिलिएशन यहाँ से चालू हुआ। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, कंक्लूजन में समराइज द की पॉइंट्स रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार
between the period of 1957 to 1947. तो ये समराइज करना है, हाईलाइट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एजुकेशनल डेवलपमेंट इन दिस रीजन ऑफ बिहार, कैसे कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो बस इतना ही है, ये दो क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। तो क्या क्या फैक्टर्स थे जो गांधी जी को के इमर्जेंस में, ठीक है, कौन से फैक्टर्स थे विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। ठीक है, 38 मार्क का ये भी क्वेश्चन है। तो इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जीज लीडरशिप। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे गांधी जी का, डिस्कस महात्मा गांधी अपब्रिंगिंग इन अर्ली लाइफ, थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। हाईलाइट फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस सच एज हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका, इन लंदन भी जब उनका एजुकेशन पीरियड था। साउथ फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस तो साउथ अफ्रीका में ही रहा है, लेकिन ब्रिटेन का भी एक दो एग्जांपल आप देंगे, वेयर ही डेवलप्ड द की प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, एग्जांपल गांधीज लीडरशिप इन साउथ अफ्रीकन इंडियन कम्युनिटी स्ट्रगल फॉर सिविल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ से तो ये अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस है। फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस कैसे डेवलप हुई उसको एक हेड में बता सकते हैं। एनालाइज गांधी जी फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा दैट इज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन हिज लीडरशिप। ठीक है, कैसे रही, किस तरह से उन्होंने प्रमोट किया। दूसरा है एक्सप्लेन हाउ हिज कमिटमेंट्स टू नॉन वायलेंस अपील टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल इन इंडिया। ठीक है, कैसे जो लिमिटेड मूवमेंट्स होता था वो मास मूवमेंट में इनके इस नॉन वायलेंस वाले कॉन्सेप्ट से तब्दील हुआ। इवन इनका जो इम्पैक्ट है ऑन जो पहले जो ट्राइबल मूवमेंट्स होते थे वो सारे वायलेंट मूवमेंट होते थे। यहाँ पे यू कैन कोट एन एग्जाम्पल ऑफ, you can mention an example of Tana Bhagat movement. Tana Bhagat movement was a tribal movement but a non-violent movement. ठीक है, non-violent movement था। तो इस तरह के एग्जांपल आप यहाँ पे आराम से कोट कर सकते हैं। एग्जांपल दैट साल्ट मार्च ऑफ 1930s as non-violent protest that gained international attention at that time. ठीक है, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी। इवन आपने जो गांधी पिक्चर देखा है तो जो रिपोर्टर था उसका नाम नहीं याद आ रहा है, आप एक बार देख लेंगे, तो वो तो यूएसए का था ना, तो वो उसने उसको कई ज्यादा जगहों पे ले जाके फैलाया था। इवन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी वजह से भी इसका काफी नाम हुआ था और इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया था इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप एग्जांपल में कोट कर सकते हो। जब कोई लाइन लिख रहे हो आप तो ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने कुछ कोट किया है, यू हैव कोटेड समथिंग, तो सपोर्ट दैट थिंग सम डेटा विद सम डेटास और सम एग्जांपल्स। तो ये क्या है, एक जो है इन्फरेंस बना रहेगा ना, तो वहां पे आपके जो आंसर राइटिंग का वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो बिना किसी डेटा या बिना किसी एग्जांपल के इस तरह की चीजें कोट मत कीजिए। हमेशा किसी भी स्टेटमेंट को किसी डेटा या किसी एग्जांपल से सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये ओरिएंटेशन सेशन है, यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस आंसर नहीं होगा, बस यहाँ इसका करने का मतलब यही है कि किस तरह से वी कैन एड्रेस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मास मोबिलाइजेशन एंड ग्रास रूट एक्टिविज्म क्या था उनका, तो डिस्कस गांधी जीज एबिलिटी टू मोबिलाइज द मासेस एंड ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल मूवमेंट। एग्जांपल हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेयर, तो हमने ऊपर तो साउथ अफ्रीका डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी 1915 में ही आ गए थे ना, लेकिन 1917 का आपका चंपारण सत्याग्रह की बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से किस तरह से वो चीजें बढ़ती गई इन ऑल अनदर मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। हाईलाइट हिज एम्फेसिस ऑन ग्रास रूट एक्टिविज्म। या ग्रास रूट एक्टिविज्म क्या है, ग्रास रूट एक्टिविज्म यानी विलेज लेवल पे काम करना। ठीक है, ग्रास रूट एक्टिविज्म विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करना, यानी जो आपका पीआरआई वाला सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सिस्टम अभी डेवलप हुआ था, दिस सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन थॉट ओनली, ठीक है नाउ, एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम अभी भी आ रही, स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारी चीजें अभी भी इसमें जो मेन बेसिक थीम है या वो है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का ही है ना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिहेवियर चेंज का है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम गांधीयन थॉट से इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल द चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह एज सक्सेसफुल ग्रास रूट मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एग्जांपल जरूर दीजिए। ठीक है, यूनिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप्स, एनालाइज गांधी जी स्किल इन यूनाइटिंग डाइवर्स रिलीजियस रीजनल एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट का एग्जांपल हम दे सकते हैं, खिलाफत का। ठीक है, खिलाफत का अंडर बैनर ऑफ नेशनलिज्म, एक्सप्लेन हाउ हिज लीडरशिप fostered unity among Indians with different backgrounds and
इंटरेस्ट, एग्जांपल गांधी सपोर्ट टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट बनता जाएगा। ठीक है, तो बस यही है तरीका। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिला, तो मेंशन गांधीज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, provide data on his international interactions with the world leaders and his impact on the global perception on India's struggle for independence. Example, गांधी जी का रोल in raising awareness about India's cause in international forums. आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात कर सकते हो। अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं सूझ रहा है, लोग कहते हैं ना कि इस तरह के एग्जांपल्स है ही नहीं हमारे पास, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और साउथ अफ्रीका में उनके एक्सपीरियंसेस की बात कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका तो शुरुआत में तो उन्होंने इंटरनेशनल से ही की थी ना, तो ये सारे एग्जांपल्स यू कैन कोट। नाउ अभी जो ऊपर लिखा है गांधी जी का कंट्रीब्यूशन एंड ऑल, यू कैन समराइज दोस क्रिटिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू गांधी जी इमर्जेंस एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, एम्फसाइज हिज लास्टिंग लेगेसी, जो कि नौखली वगैरह का एग्जांपल दे सकते हो आप। लास्टिंग लेगेसी एंड द पाइवोटल रोल इन ही प्लेड इन इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को वी कैन आंसर। तो गांधी जी का तो एक है ही। अच्छा, तो ये जो 3-4 पर्सनालिटी जो बीपीएससी ने मेंशन कर रखी है, वन इज कौन कौन है, गांधी है प्लस नेहरू है प्लस टैगोर है। ठीक है, इनके ऊपर तो इस बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, टैगोर हैं। तो ये तीनों पर्सनालिटीज के बारे में आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, इन डिटेल पता होना चाहिए। इवन यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में एक प्लेन ग्रेजुएट को तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो है नेशनल फादर के बारे में नहीं पता है, राष्ट्रपिता के बारे में नहीं पता है, टैगोर के बारे में राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया है, ठीक है, नेशनल आर्किटेक्ट के बारे में नहीं पता है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में तो आपको इन डिटेल पता ही होना चाहिए। इसी के साथ में एससी बोस, जो इनसे छोटी पर्सनालिटी जिस पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, सुभाष चंद्र बोस हो गया, जेपी हो गए, और कौन हो गए, आचार्य नरेंद्र देव हो गए। ठीक है, और पहले अपने प्रेसिडेंट क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद हो गए। उसके बाद जगजीवन राम हो गए, जगजीवन राम, स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो ये 4, 5, 6, 7 पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट, या इन पे तो ज्यादातर शॉर्ट नहीं आएगा, ऐसे लिखने को आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ क्या, इंडियन नेशनल हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट के यही सारे हैं ना लीडर्स, और उसके बाद इनका बिहार से रिलेशन। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, इनके ऊपर भी 2, 4, 10 लाइन आपको पता होनी चाहिए कि आपको एक शॉर्ट आंसर 7 नंबर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन लिखने को आया तो आप आराम से लिख सकें। तो ये 8-10 पर्सनैलिटीज का नाम आप लिख के, ठीक है, रखें। ठीक है, इन पे एक डिटेल जो है वीडियो भी बनेगी, इन पर्सनैलिटीज के ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाई जाएगी एक डिटेल। ठीक है, उसके ऊपर एक प्रॉपर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 7, 8, 10 पर्सनैलिटीज के बारे में आपको याद ही करना है और लिख के रखना है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन तो हमने इसमें देख लिया था। अभी देखिए, अभी ये क्या आ गया, राइट एन एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, वाज इट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हमने अपने 68th बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज था 20 बार करवाया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ आपको दूसरा कौन सा टॉपिक, आजाद दस्ता का टॉपिक, आजाद दस्ता, बिहार से रिलेशन। ठीक है, टॉपिक बहुत डिटेल में याद रखना है। और यहाँ पे रोल ऑफ जेपी नारायण और जेपी, और इनका हजारी कौन से जेल में बनते थे, इनकी सारी पूरी हिस्ट्री। ठीक है, और कौन कौन से इनके साथ में इन्वॉल्वमेंट किसका किसका था, सबको आप डिटेल में याद रखेंगे। उसी के साथ जो सेंट्रल सेक्रेटरीट कर रहे हैं, पटना सेक्रेटरीट जो था उस समय, जो सेक्रेटरीट पे 7 लोगों को मारा था, उस कहानी को ढंग से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट है, तो शॉर्ट एसेज इस पे भी लिखने को आ सकता है। तो 2-4 उन 7 लोगों में से एटलीस्ट यू नीड टू रिसाइट 3-4 नेम्स एज वेल, तो 3-4 लोगों का नाम भी याद रहे, ताकि आप जब मेंशन करेंगे लिखना, 1-2 लोगों का नाम लिखे फिर एक्सेट्रा लिख के आगे बढ़ जाएंगे, तो वो काफी जो है रिजेंबलिंग होगा, काफी जो आपका प्रेजेंटेबल होगा। ठीक है, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कॉपी आपकी चेक करते हुए। तो यहाँ पे राइट एन एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट 1947, तो यहाँ पे प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ
मूवमेंट ऑफ 1942 टू QIM एंड द डिबेट ओवर इट्स स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, कि ये स्पॉन्टेनियस था या नहीं था, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज था कि स्पॉन्टेनियस था। ऑब्वियसली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज स्पॉन्टेनियस। तो ऑर्गेनाइज्ड कैसे, जो लेटर ग्रुप्स फॉर्म हुए, जो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुए, ये सारे बिना ऑर्गेनाइजेशन के चल ही नहीं सकता है, बिना लीडरशिप के चल ही नहीं सकता। लीडरलेस मूवमेंट तो कहा जाता है, लेकिन फॉर सम पीरियड, बाद में ये कहीं ना कहीं तो आपको दोनों पॉइंट्स को मैनेज करके चलना है। क्रिटिकल हमेशा, जैसे इसमें ऐसे भी होगा तो ये क्रिटिकल एनालिसिस टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। शुरुआत में जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो इसका नेचर जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ठीक है, बाद में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग थिंग भी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताना है, लॉन्च ऑफ द मूवमेंट कैसे हुआ, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी वर्सेस प्लानिंग में जो डिबेट है उसको इन डिटेल यहाँ पे टैकल करना है, ठीक है। उसके बाद मास पार्टिसिपेशन बताना है, ब्रिटिश रिस्पॉन्स कैसे था, ठीक है, इंपैक्ट एंड लीगेसी क्या रही, ठीक है, इन द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ठीक है, और कंक्लूजन में वही चीजों को समराइज कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, ठीक है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। लोग गलती क्या करते हैं, अभी यहाँ पे लोग बताने लगेंगे स्तूपा वगैरह वगैरह सारी चीजें सब बताना है, बट यहाँ पे उन स्तूपास की, उन केव्स की, उन पिलर्स की क्या स्पेसिफिकेशन रही है, व्हाई दे आर सो मच फेमस, क्यों इंपॉर्टेंस थे, क्योंकि यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। तो इस तरह से आंसर करना है आपको। नंबर ऑफ कॉपी आई हैव चेक्ड, जहां पे लोगों ने बस उसके बारे में लिख दिया कि केव्स थी, केव्स किस लिए थी, ठीक है, मौर्यन पीरियड में केव्स बनी, बाराबार और नागार्जुनी में, इनका इंपॉर्टेंट पर्पस था। कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ने लिखा ही नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज में कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग थी। तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसके बारे में पूछा सिर्फ तो बताना है उसके बारे में, लेकिन आपको एक बार दो बार कम से कम क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, फिर इन्फर कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अशोका का पैट्रोनेज, डिस्कस द पाइवोटल रोल ऑफ अशोक इन द डेवलपमेंट ऑफ मौर्यन आर्ट, एक्सप्लेन हाउ हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो ये मोर और लेस अभी आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। एग्जांपल में देना है अशोक का रॉक एडिक्ट एंड पिलर अडॉर्न्ड विद द बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन एंड सिंबल्स, ठीक है। तो स्टोन एंड पिलर आर्किटेक्चर में डिस्क्राइब द यूज ऑफ स्टोन एज अ प्राइमरी मीडियम, ठीक है। तो स्टोन था ऑफ फॉर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन पिलर्स इंक्लूडिंग द पॉलिश्ड सरफेस एंड प्रेजेंस ऑफ एनिमल मोटिव्स एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ अशोका पिलर सारनाथ विद इट्स फेमस लर्न कैपिटल, ठीक है, सारनाथ का एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलेशन विद द अचमेनियन जो पिलर्स वो भी बता सकते हो कि कैसे इन्फ्लुएंस था ग्रीक पिलर से या अचमेनियन पिलर से, क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटीज थी, दो पूछा नहीं गया है, बट यू कैन मेंशन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, ठीक है। तो एक लाइन में आप लिख सकते हो। स्तूपास में भी वही सिग्निफिकेंस बताने हैं, ठीक है। इसको जो आप लोग को तरीका है कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आप लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। मौर्यन आर्ट एक तो कोर्ट आर्ट और क्या है आपका पॉपुलर आर्ट, यही करते हो ना, पॉपुलर आर्ट, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन व्हाइल राइटिंग दोस थिंग्स आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ही बतानी है, ठीक है। मतलब उसके बारे में जरूर बताओ दो तीन लाइन, लेकिन उसके बाद में उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाई दे आर यूनिक, ठीक है, उस चीज को भी बताना है, ठीक है। और या जैसे पिलर्स में ही बात करें तो उसका जो कैपिटल है वो कैसे डिफर करता है अचमेनियन पिलर्स के कैपिटल से, वो सारी चीजें भी आपको रिलेट करके लिखनी है, तो वो प्रॉपर एक जो है डिफरेंशिएशन सामने आएगा, ठीक है। तो यही तरीका था, ठीक है। जैसे यक्षिनी स्कल्पचर फ्रॉम दीदारगंज और विदिशा में क्या स्पेसिफिलिटी वो था, तो उनकी जो मैस्कुलिनिटी कह रहे हैं, उनकी जो सेंसुअलिटी थी, ठीक है, सेंसुअलिटी was one of the common feature जो आपको काफी दिनों तक या उससे पहले या उसके बाद वाली शताब्दियों में टिल मथुरा आर्ट में भी वो सेंसुअलिटी वाला फीचर नहीं दिखा है हमको, ठीक है, सेंसुअलिटी वाला वो फीचर नहीं दिखा है। तो वो जो स्पेसिफिकेशन है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अभी उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन था वो शॉर्ट नोट्स लिखने को आया था ऑन एनी टू, ठीक है। तो इसमें संथाल अपराइजिंग या चंपारण सत्याग्रह या टैगोर का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट, तो तीन में से दो को चूज करना था, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गए कहीं ना कहीं, एक 8 नंबर का होगा, एक 8 नंबर कहना, एक 14 मार्क्स का, एक जो है
16 मार्क्स, 36 नंबर का क्वेश्चन था, ये आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखने को आया था। ये तो रहा 67 में पूछे गए क्वेश्चन। अभी देखते हैं 68 में। 68 में आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन वो चेंज हो गए। ये कैसा हुआ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इसमें से आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, सब पे लिखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के इसके शॉर्ट फीचर्स लिखने हैं। तो ये बहुत शॉर्ट में लिखने हैं, 50 वर्ड्स में लिखा, दैट वुड बी सफाइस आई थिंक, 50 से 60 वर्ड में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स लिखने हैं 8 मार्क का। बिरसा मुंडा मूवमेंट को जो है आपको वेरी ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करना है, ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, ये भी 8 मार्क का। इंडिगो रिवॉल्ट को ब्रीफ में लिखना है, 8 मार्क का। पटना कलम पेंटिंग 7 मार्क में, और डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम 7 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको आपको जो मैक्सिमम लिमिट होगी, क्योंकि ये 38 मार्क का क्वेश्चन है, और 38 मार्क को हम 450 से 500 वर्ड के आसपास में लिखते हैं, 400 से भी। ठीक है, 300 भी किया और अच्छा लिखा है तो आपको नंबर कम नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो आप लोग जो सोचते हो कि ज्यादा नहीं लिखा है, कम लिखा है तो नंबर जो है नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका आंसर बहुत तरीके का होना चाहिए, रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, गेट नंबर ऑफ जो सफिशिएंट नंबर्स। और ऐसी कॉपीज मैंने नंबर ऑफ कॉपीज देखी हैं जिन्होंने 300 सवा 300 में लिखा है, उनको जो है 26-26 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कम लिखने पे नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बीपीएससी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है ना, तो मिनिमम इतने में लिखना है, मिनिमम मैक्सिमम इतने में लिखना है। तो 450 से 500 जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, 400 से 450, बेसिकली 500 नहीं, 450 मिनिमम स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ऐसे वाला ही है बेसिकली पूरा। ठीक है, तो इसमें 38 मार्क होते हैं। अब ये 38 मार्क में आपके कितने 5 क्वेश्चन है, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि कितने कितने में लिखना है। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए 38 मार्क को 500 में, 500 तो 100 के आसपास 80 वर्ड्स, या मैक्सिमम यू कैन गो, जो आपकी एक्सटेंड होगी वो 80 वर्ड्स के, 80 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। तो इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। तो लिखना तो बहुत ब्रीफ में ही है, 80 वर्ड्स में लिखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको ब्रीफ के से जब आगे बढ़ेंगे या उसको विस्तार करते हुए जाएंगे, ठीक है, फैलाते हुए जाएंगे, तो आपके पास टाइम भी तो कम है, आपको अदर आंसर्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो वो लिमिट ध्यान देंगे आप लिखते समय। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे पहले क्या पूछा था, कांग्रेस का 67 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूछा था, यहाँ पे इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछ लिया। तो सिमिलर लाइन पे इसको भी आंसर करना है, तो आंसर का तरीका कहीं ना कहीं मोर और लेस सेम होगा। तो मूवमेंट जो है, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले फैक्टर्स बता देंगे क्या क्या फैक्टर्स था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 1 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स में डाल देंगे। ब्रिटिश बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे 1885 से। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन कैसे कैसे बढ़ा। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, मॉस मोबिलाइजेशन, सारी चीजें शिफ्ट टूवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो कराची सेशन एंड लाहौर सेशन की बात कर देंगे यहाँ पे, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे डिमांड्स कैसे चेंज हुई। ठीक है, इवन बात तो वहां पे भी हुई थी कलकत्ता सेशन में, लेकिन वो बहुत लाइट स्केल पे था। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, कंक्लूड कर देंगे जो चीजें लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। और इसमें आपको जो 68 बीपीएससी में 2 में से 1 करना है, तो और डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में, तो डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन। तो कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ से 1813 में तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद सॉरी क्यों नहीं हो रहा, नहीं 1835 में भी मैकुले रिफॉर्म, मैकुले मिनट में कुछ बहुत विशेष हुआ नहीं, थोड़ा बहुत जो एक आध पॉइंट होगा वो लिख सकते हैं। पीरियड आपका 1854 से ही यहाँ पे भी एड्रेस करना है, कहां से, वुड्स डिस्पैच से, वुड्स डिस्पैच से। और यहाँ से अदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की टिल सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, और एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, यहां तक एजुकेशन में जो काम हुआ है उसको हम लोग ब्रीफ में लिख देंगे, यही करना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया। अभी क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट, यानी पॉजिटिव्स प्लस नेगेटिव्स आपको दोनों बताने हैं। ठीक है, तो बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे, मिशनरीज का पॉजिटिव नेगेटिव क्या रोल रहा एजुकेशन में। ठीक है, कैसे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं सारे जो है, और एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हो रहा था नई नई चीजों को, रेलवेज वगैरह का भी पार्ट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया
इन एंशिएंट टाइम, 38 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया में पूछा है। ठीक है, तो प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ द टेंपल डेवलपमेंट इन एंशिएंट नॉर्थ इंडिया। तो गुप्ता पीरियड को हम लोग रिफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टेंपल डेवलपमेंट चालू हुआ नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, गुप्ता पीरियड को, तो यहीं से हमारा लिखने का तरीका कहाँ से, गुप्ता पीरियड से होगा। ठीक है, अर्ली टेंपल आर्किटेक्चर, डिस्कस द ऑरिजिन्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया, एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिजिनस एंड फॉरेन आर्किटेक्चरल स्टाइल इन टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ इनिशियल फेजेस। तो गुप्ता पीरियड में तो कोई फॉरेन वो था नहीं। ठीक है, मेंशन अर्ली एग्जांपल्स लाइक गुप्ता पीरियड का टेंपल लाइक कौन सा, भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव को आप एग्जांपल की तरह कोट किए। तो ये द्रविड़ा स्टाइल नहीं है, द्रविड़ा स्टाइल हमने लिख दिया था गलत से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया हमको करना है। एनालाइज द प्रोमिनेंट टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल्स इन नॉर्थ इंडिया, तो नागरा स्टाइल का दे सकते हैं, और डिफरेंट जो है रीजनल स्टाइल्स उनको भी मेंशन कर लें। यहाँ पे पालाज को कोट करना मत भूलिएगा, पालाज को कोट करना मत भूलिएगा। एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेप ऑफ शिखरा एक्सेट्रा, जो भी था। ठीक है, एग्जाम्पल द नागरा स्टाइल एग्जाम्पल सेट खजुराहो जो चंदेलाज ने बनवाया, उसको एज एन एग्जाम्पल यू कैन कोट। ठीक है, तो टेंपल लेआउट एंड स्कल्पचर, यहाँ पे एक फिगर बना दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ एंशिएंट नॉर्थ इंडियन टेंपल्स इंक्लूडिंग गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम एंड मंडपा। डिस्कस द इंट्रिकेट स्कल्पचर एडॉर्निंग द टेंपल वॉल्स, जो स्कल्पचर्स होते थे, ठीक है, या गेटवेज पे या वॉल्स पे। ठीक है, तो उनको आपको भी बताना है कि वो कितने इंट्रिकेट, कितनी बारीकी से बनाए गए हैं। ठीक है, सेंसुअलिटीज का क्या रोल था उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें। डिस्कस इंट्रिकेट स्कल्पचर्स एडॉर्निंग टेंपल वॉल्स एंड डोरवेज डिपिक्टिंग द वेरियस डाइटीज एंड माइथोलॉजिकल सीन्स। ठीक है, एंड एग्जांपल इंट्रिकेट कार्विंग्स एट द कोणार्क सन टेंपल यू कैन मेंशन। ठीक है, रीजनल वेरिएशंस, तो उड़ीसा वगैरह का, राजस्थान में कैसे किस तरह से टेंपल आर्किटेक्ट, कश्मीर में किस तरह से डिफरेंट वेरिएशन था, राजस्थान, उड़ीसा एंड कश्मीर के टेंपल आर्किटेक्चर को आप मेंशन कर सकते हो। नहीं याद आ रहा है तो मारतंड, यहाँ पे सन टेंपल ऑफ कश्मीर मारतंड। ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क का सन टेंपल, सारे सन टेंपल ही डाल दो। राजस्थान में कौन सा सन टेंपल है, कमेंट। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताइए। पैट्रोनेज एंड इन्फ्लुएंस क्या क्या था। ठीक है, तो किस तरह से रॉयल डायनेस्टीज ने, लोकल जो आपके वो थे ट्रेडर्स ने या जो गिल्ड्स ने किस तरह से पैट्रोनेज दिया टेंपल को डेवलपमेंट में इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो चंदेलाज वगैरह का और खजुराहो टेंपल का एग्जांपल वी कैन कोट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरह से हुई, कौन कौन से नए स्टोन ब्रिक किस तरह से, जैसे आपका वो है जो भीतरगांव का टेंपल है। ठीक है, तो ये क्या नाम है, जनरली हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी में कि जो फर्स्ट ट्रू आर्क वाज द बलबन टूम, बलबन टूम, राइट। लेकिन वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन, क्या नाम है उनका, और इनकी बेटी हैं मनमोहन सिंह की। ठीक है, मनमोहन सिंह की बेटी है, फेमस हिस्टोरियन है। इन्होंने कहा था फर्स्ट ट्रू आर्क इन इंडिया वाज भीतरगांव टेंपल, जो कि आपका कानपुर के पास में पड़ता है। तो फर्स्ट ट्रू आर्क वहां पे मिला था, बट वो कितना सही है कितना नहीं, लेकिन आप इस तरह की चीजें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीजें मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो इवोल्यूशन ओवर टाइम कैसे हुआ, देन कंक्लूड ऑल द थिंग्स इन योर कंक्लूजन। अगला है डिस्क्राइब द टैगोर्स आइडियल इन सोसाइटी एंड कल्चर। तो देख रहे हैं कि ये प्रोमिनेंट फिगर टैगोर, गांधी और नेहरू कितने इंपॉर्टेंट है फॉर योर बीपीएससी। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर मिलते हैं आपको। टैगोर का सोसाइटी पे आइडियाज क्या था और कल्चर पे क्या आइडियाज था उसको डिस्क्राइब करने में। ठीक है, तो टैगोर, गांधी और नेहरू आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर फॉर योर 69 बीपीएससी मेंस। तो इनको आप कहीं से भी छोड़ नहीं सकते हो। टैगोर पे पूछा हो सकता है, इस बार गांधी पे 38 नंबर का क्वेश्चन आया, तो आपको 38 नंबर का तो ऐसे ही फायदा हो जाएगा। तो ये इसके लिए स्पेक्ट्रम की एक बुक रिफर करता हूं आप लोगों को। स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है पर्सनैलिटीज पे। ठीक है, ये बुक आप लोग परचेज कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, तो ये 6, 7, 8 पर्सनैलिटी जो भी हैं यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की स्लाइड में इतना ही हमने देख लिया। बेसिकली ये ओरिएंटेशन सेशन ही था, फिर भी हमने क्वेश्चंस देखने की कोशिश की कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूआईएम है, एनसीएम है, जो आपके मूवमेंट्स में है। एनसीएम क्यूआईएम हो गया, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्राइबल अपराइजिंग्स है, ट्राइबल अपराइजिंग्स। ठीक है, इसमें संथाल
एंड बिरसा, ये दो तो पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये भी पूछा गया 19th सेंचुरी का ट्राइबल अपराइजिंग। ठीक है, तो इस तरह से भी तैयार करके आपको जाना है कि 19th सेंचुरी में ट्राइबल अपराइजिंग कैसे कैसे था, तो डिफरेंट ट्राइबल अपराइजिंग, उनके अप्रोचेस क्या थे, किस तरह से चेंज थे। ठीक है, लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि अर्ली 19th सेंचुरी से लेटर 20th सेंचुरी के ट्राइबल मूवमेंट में क्या अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस थे दोनों के। ये भी एक क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन आपके बीपीएससी का बन सकता है या आ सकता है। ठीक है, तो तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। एक डिटेल डिस्कशन कल से ही है, जो थीमेटिक डिस्कशन था, जो आज स्टार्ट होने वाला था, थीमेटिक डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम कल। तो पहला डिस्कशन कल स्टार्ट होगा, जो कल किया जाएगा, तो कल से स्टार्ट करते हैं थीमेटिक डिस्कशन ऑन जीएस पेपर 1। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, थैंक यू।